तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। शॉकिंग कांड, पहले गाली, अब मोदी की कब्र खोदने के नारे। किसने कह दिया ट्रंप तो मोदी को किडनैप कर ले जाएंगे क्या? जेएनयू में मोदी शाह की कब्र खोदने के नारे लगाने वालों का दिल्ली पुलिस ने क्या इलाज किया? तिहाड़ी उमर शर्जील के लिए आंसू और हिंदू को न्याय देने वाले जज के खिलाफ महाभियोग। इंडी की आज किसने क्लास लगा दी और कैसे इंडी को झटका, लाखों हिंदुओं में खुशी, अदालत से बड़ा फैसला क्या आया है, सबसे पहले इस सब का चैप्टर। इस देश में मोदी विरोधी जो इकोसिस्टम है उसे कल से ही बहुत आग लगी हुई है, क्योंकि ना तो उमर खालिद को जमानत मिली, ना शर्जील इमाम जेल से छूटा, जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग कई बार कह दिया जाता है। और उस गैंग में मातम छाया हुआ है और उसका गुस्सा आप देखिए। ये लोग नरेंद्र मोदी पर गुस्सा निकाल रहे हैं। कोर्ट ने बेल नहीं दी है, ये मोदी को गाली दे रहे हैं, हिंदुत्व पर गुस्सा निकाल रहे हैं। मोदी और मोदी का सनातन इनके सीधे निशाने पर है। किस तरह से फिर से जेएनयू जैसी जगह पर टुकड़े टुकड़े गैंग की वापसी के आरोप लग रहे हैं, किस तरह से नरेंद्र मोदी की कब्र खुदने के नारे लग रहे हैं जेएनयू में, और किस तरह से ऐसे नारे लगाने वालों को बचाने के लिए फिर से पूरा इकोसिस्टम उतर आया है। जेएनयू के नए कांड पर आज आपको एक एक डिटेल दिखाऊंगा। यह भी बताऊंगा कि यह वही इकोसिस्टम है जो मोदी के साथ साथ हिंदुत्व को भी अटैक करता है, क्योंकि इसे अपने वोट बैंक को खुश करना है। लेकिन इस इकोसिस्टम को आज और ज्यादा आग लग गई, क्योंकि हिंदुओं के पक्ष में कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया और इससे सनातन विरोधियों को तगड़ा करंट लगा होगा। हिंदुओं की बड़ी जीत हुई है। कोर्ट ने इनकी क्लास लगा दी बॉस। आज उसके बारे में भी बताऊंगा कि राहुल, प्रियंका, अखिलेश, ममता जैसे नेताओं को कैसे झटका लगा है, उद्धव ठाकरे को कैसे झटका लगा है। यह भी बताऊंगा कि जब सनातन पर हमले करके भी ये इकोसिस्टम कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, जब देश के अंदर मोदी पर लगातार अटैक करके भी बाल बांका नहीं कर पा रहा, अटैक करने की बातें करके, तो ये कैसे अमेरिका और ट्रंप से गिड़गिड़ा रहा है। भारत में कौन चाहता है कि वेनेजुएला जैसी हालत भारत की हो जाए? कांग्रेस में किसने कह दिया कि जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप आधी रात को उठाकर ले गए वैसे मोदी को भी उठा के ले जाएं? कौन पीएम मोदी की किडनैपिंग की बातें करने लगा है? क्या लेवल हो गया है इन लोगों की पॉलिटिक्स का? मोदी और हिंदुत्व कैसे इनके निशाने पर हैं? मोदी की कब्र खोदने वालों का दिल्ली पुलिस क्या अब इलाज करने जा रही है, सब बताऊंगा। बॉस, इस देश में गजब ही हो रखा है। कांग्रेस के नेता ट्रंप से कह रहे हैं कि मोदी को किडनैप करके ले जाएंगे क्या? अलग लेवल पे हैं ये लोग भाई। कभी नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी जाती है, कभी उनकी कब्र खोदने की बातें होती हैं, और उसके बाद इस देश में कहा जाता है कि भाई बोलने की आजादी नहीं। अब और क्या बोलने को बच गया इन लोगों को? नरेंद्र मोदी से नफरत में ये लोग किस कदर अंधे हो चुके हैं, ये हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन पहले ये देखिए कि इस इकोसिस्टम के अंदर नरेंद्र मोदी से नफरत की आग कैसे भड़की हुई। जेएनयू के अंदर फिर से टुकड़े टुकड़े गैंग की वापसी के आरोप लग रहे हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ खतरनाक नारे लग रहे हैं। जेएनयू के अंदर कल रात क्या हुआ, कैसे मोदी की, शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की जमीन पर? ये छात्र हैं बॉस, ये पढ़ने आए हैं, मोदी की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री की। ये छात्र हैं, इनके मां बाप भी नहीं पूछते हैं क्या इनसे कि तुमको पढ़ने भेजा है कि कब्र खोदने भेजा है? जी, कभी देश विरोधी नारे लगाना, कभी अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, कभी देश के प्रधानमंत्री के कब्र खोदने की बातें करना, देश के टुकड़े टुकड़े करने की बातें करना, कभी नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक को टारगेट करना, मारने की बातें करना। ये कौन सा कल्चर चल रहा है बॉस जेएनयू के अंदर? मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने हद ही मचा रखी है, लिमिट क्रॉस है भाई। ये लोग ये सब करते हैं बोलने की आजादी के नाम पर, लेकिन इनकी सोच समझ का हाल देखिए कि मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, अंबानी अडानी की भी कब्र खुदने जैसे नारे लगा रहे हैं। आप समझिए कि ये कहां से कहां क्या तार जुड़ रहा है। सोचिए, अभी तो ये यूनिवर्सिटी में ये सब नारे लगा रहे हैं, यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो कहीं जॉब करने जाएंगे तो किसी अंबानी अडानी के यहां ही ना जॉब करोगे जी। अंबानी अडानी कौन है? बिजनेसमैन है, कहीं ना कहीं तो नौकरी करोगे कि सारा जेएनयू जो है वो खेती करेगा या अपनी नौकरी करेगा? आप सोचिए, अंबानी अडानी करके इस देश के युवाओं के दिमाग में कैसे जहर भरा जा रहा है। मोदी, अडानी, अंबानी, ये वो प्रोपेगेंडा है जो हमारे यहां कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले दिन रात फैलाते रहते हैं। यही प्रोपेगेंडा इनके दिमाग में भर गया और नतीजा है कि मोदी, अडानी, अंबानी के मरने मारने की बातें हो रही। नरेंद्र मोदी तो इनके सीधे टारगेट पर हमेशा रहे, लेकिन साथ ही साथ इनके निशाने पर मोदी का हिंदुत्व है, मोदी का सनातन भी है। जेएनयू में मोदी, शाह और अंबानी अडानी के अलावा
भगवा के खिलाफ भी नारे लगे, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ भी नारे लगे। एक बार यह वीडियो भी सुन लीजिए, फिर आपको बताता हूं कि नारे लगाने वाले थे कौन, इनके बारे में क्या पता चला, इनका नाम क्या है, दिल्ली पुलिस इनका क्या इलाज करने जा रही है, और इन नारों पर भी इनको बचाने के लिए कौन खड़ा हो गया है। जेएनयू में जिस वीडियो में विवादित नारे लगाने के आरोप लग रहे हैं, उस वीडियो में कई छात्र दिख रहे हैं। एक लड़की नारे लगा रही है और बाकी छात्र उसे रिपीट कर रहे हैं। कुछ छात्रों के हाथ में डफली है, डफली पर एसएफआई लिखा है, जिसका मतलब है स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। वीडियो में दिख रहे कुछ छात्र नारे लगा रहे हैं, कुछ पीछे खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। जेएनयू में ये जो नारे लग रहे हैं, वो नारे लगाने वाले कौन थे, कल रात को जेएनयू में क्या हुआ उसके बारे में डिटेल से पता किया। जेएनयू में कल रात कुछ छात्रों ने प्रदर्शन किया। उसी प्रदर्शन के दौरान 35 सेकंड का यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी और भगवा के खिलाफ नारे लगे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कब्र खोदने के नारे लगे। इस वीडियो को उस प्रदर्शन में ही शामिल लोगों ने बनाया और उन्हीं के जरिए यह वीडियो बाहर आया। यूनिवर्सिटी प्रशासन के मुताबिक यह प्रदर्शन जेएनयू में साबरमती हॉस्टल के बाहर कल रात 10 बजे हुआ। यूनिवर्सिटी प्रशासन के मुताबिक यह जेएनयू छात्र संघ से जुड़े छात्रों ने इस प्रदर्शन को आयोजित किया था। इस प्रदर्शन को अ नाइट ऑफ रेजिस्टेंस विद गुरिल्ला ढाबा नाम दिया गया। दावा है कि 5 जनवरी 2020 को जेएनयू में जो हिंसा हुई थी, उसी के खिलाफ हर साल की तरह इस बार भी प्रदर्शन किया जा रहा था। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन के मुताबिक इस प्रदर्शन की आड़ में ही उमर खालिद और शर्जील इमाम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए गए। भाई 2020 में चीज हुई, तुम 2026 में मोदी और शाह की कब्र खोद रहे, कौन बात का? और वो भी उसी दिन जिस दिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को जो है वो बेल नहीं मिली। ये सिर्फ कोइंसिडेंस है। बीजेपी भी दावा कर रही है कि जिस दिन उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ फैसला आया, उसी रात को विरोध प्रदर्शन की आड़ में पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ जहर उगला गया है। एक बार बीजेपी को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि इस मामले में दिल्ली पुलिस क्या कर रही है। मैं समझता हूं जेएनयू को कुछ लोग टुकड़े टुकड़े गैंग का एक अड्डा बना रखा है और उसमें राहुल गांधी जैसे मानसिकता, विकृत मानसिकता के लोग, टीएमसी जैसे, कम्युनिस्ट जैसे, ये सारे लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में, और मोदी और अमित शाह कब्र खोदेगा। अरे मोदी अमित शाह भारत के दुश्मनों का कब्र खोदते हैं। और मुझे तो लगता है ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। देखिए, सांपों के फन कुचले जा रहे हैं और सपोले बिलबिला रहे हैं। ये जो दंगाइयों के समर्थन में नारे लगाना, नक्सलवादियों के समर्थन में नारे लगाना, आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाना, अब ये नारे लगाने वाले लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। देखिए, जेएनयू के अंदर जो नारे लगे हैं वो सोच अर्बन नक्सली सोच है, जिसका समर्थन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करते हैं। इन दोनों के समर्थन में कल कांग्रेस के नेता आए और अब जिस तरीके के नारे जेएनयू के अंदर लगे हैं, उसका भी मौन समर्थन कांग्रेस के नेता ही कर रहे हैं। जेएनयू में पीएम मोदी के खिलाफ लगे नारों पर अब कानूनी शिकंजा कसेगा। जेएनयू प्रशासन ने इस मामले में एफआईआर के लिए पुलिस को लेटर भी लिख दिया है। जेएनयू प्रशासन ने दिल्ली के वसंत कुंज थाने के एसएचओ को चिट्ठी लिखी है। लेटर में बताया गया है कि जिस कार्यक्रम में विवादित नारे लगे उसमें 30 से 35 लोग जमा थे। यह भी बताया गया कि प्रदर्शन में जेएनयू छात्र संघ से जुड़े कई लोग थे। इनमें अदिति मिश्रा, सुनील यादव, गोपिका बाबू, दानिश अली, महबूब इल्लाही, कनिष्क, पाकिजा खान और शुभम शामिल हैं। अदिति मिश्रा छात्र संघ की अध्यक्ष हैं, गोपिका बाबू वाइस प्रेसिडेंट हैं और सुनील यादव जनरल सेक्रेटरी हैं। दानिश अली जॉइंट सेक्रेटरी हैं। जेएनयू प्रशासन ने कहा है कि ऐसे नारे जेएनयू के अनुशासन को भंग करते हैं और ये यूनिवर्सिटी के माहौल को बिगाड़ते हैं। प्रशासन का कहना है कि इससे कैंपस की शांति, सुरक्षा और अनुशासन को खतरा हुआ, इसलिए कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। यह भी कहा गया कि ये नारे जानबूझकर लगाए गए, बार बार दोहराए गए, जिससे यह साफ होता है कि यह सोच समझकर किया गया गलत काम था। यानी जिन नारों को इंडी गठबंधन हल्का और पॉलिटिकल नारे बता रहा है, उन नारों पर जेएनयू प्रशासन ने टफ स्टैंड ले लिया है और पुलिस से कहा है कि भाई एफआईआर दर्ज करो और इन पे एक्शन लो। भाई जब तुम प्रधानमंत्री के और गृह मंत्री के कब्र खोदने के नारे लगा सकते हो, तो फिर छात्र मत बताओ ना अपने आप को, फिर एक्शन के लिए भी तैयार रहो। और लेफ्ट की यही पॉलिटिक्स जो है, उसने लेफ्ट की राजनीति को कब्र में पहुंचा रखा है। पूरे देश से लेफ्ट खत्म हो रखा है।
कहीं नहीं बच रहा साउथ में केरल को छोड़कर। लेकिन इनकी दिमाग में ना वही घुसा हुआ है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, लेफ्ट के लोग, इनकी सत्ता खत्म हो गई, जाके कांग्रेस से सट गए, तो ये लोग वहां से अपना हिसाब किताब लेते रहते हैं। कांग्रेस के नेता ये थ्योरी बेच रहे हैं कि ये नारे तो खुद बीजेपी ने लगवाए। आप देख रहे हैं इनका इन्फ्लुएंस कितना है। कांग्रेस कह रही है कि ये बीजेपी ने नारे लगवाए। भाई वहां दिख रहा है किस किसने नारे लगाए भाई, उसमें कौन बीजेपी का, बताओ फिर। सुनिए राशिद अल्वी क्या कह रहे हैं। जेएनयू के अंदर जो भी नारे लगे उन लड़कों को पकड़ना चाहिए, और मुझे यकीन है कि ये आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए लोग होंगे, क्योंकि इन नारों का फायदा भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति के लिए उठाती है। ये वही नीति है जो हिटलर की नीति थी। वो अपने लोगों को भेज देता था इस तरीके के काम करने के लिए, और फिर खुद इसका फायदा उठाता था। इन लोगों का हर बार का हिसाब यही है। चुनावी मंच से नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई, होगा कोई बीजेपी का आदमी होगा, बाद में निकला कौन। अभी यहां नारे लग गए, मोदी शाह की कब्र खुदेगी, कह रहे हैं बीजेपी वाले। अरे कहां से बीजेपी वाले हैं भाई? अब बीजेपी वाले थे तो लेफ्ट वाले जाके एफआईआर खुद करा देते कि बीजेपी वालों ने आके ये किया है। जेएनयू में जो नारे लगे उसे लेकर जेएनयू के छात्र संगठन और लेफ्ट से जुड़े छात्र नेताओं पर आरोप लग रहा है, लेकिन स्टूडेंट यूनियन इन नारों का बचाव कर रही है। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने कहा कि विरोध प्रदर्शन में लगाए गए सभी नारे वैचारिक थे और किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं करते थे, वे किसी के लिए निर्देशित नहीं थे। ये कौन सा वैचारिक नारा है जी कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी? यही तुम्हारा विचार है? आज विचार है, कल को एक्शन हो जाएगा। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी सुनील यादव ने एक अंग्रेजी अखबार को बताया कि जेएनयू में प्रदर्शन तो हुआ, लेकिन जहां तक नारों की बात है तो वो इस पर कमेंट नहीं करें। काहे नहीं करोगे? नारा लगा दोगे, कमेंट करने में दिक्कत हो रही है, शर्म आ रही है बोलने में कि मैंने देश के प्रधानमंत्री के कब्र खोदने की बात की है। बताओ मां बाप को फोन करके कि मैं पढ़ने गया था और मैं वहां कब्र खोदने की बातें कर रहा हूं, नारे लगा रहा हूं। स्टूडेंट यूनियन इस पूरे विवाद का ठीकरा मीडिया पे फोड़ दिया। इन लोगों को कुछ नहीं मिलता है तो मीडिया पे डाल दो सब। कह रहा है कि मीडिया जेएनयू को बदनाम कर रहा है, नारे तुम लगा रहे हो, बदनाम मीडिया कर रही है। हालांकि जेएनयू के पढ़ रहे कई छात्र इन तरह के प्रदर्शन और नारों के खिलाफ हैं। एबीवीपी से जुड़े छात्र नेता और बाकी स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, सुनिए एक बार। कतई निंदनीय है, इनकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए। ऐसे नारे भारत की संप्रभुता और भारत की जो अखंडता है उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और देश भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ भी नारेबाजी होती है और एबीपी आरएसएस की कब्र खोदने की बात कही जाती है। में सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है तो यहाँ पे जनरली छात्र नहीं है। अच्छा, छात्र छुट्टियों पे है। छात्र जो कल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था वो जेएनयू में जो चुन के इस पर आए, वामपंथी ने चुन के आए चारों के चारों सीट पे, उनके द्वारा, उन्हीं के कुछ जो लोग हैं उनके द्वारा भी, क्योंकि जेएनयू के नाम पे जो होता है बस उनके नाम पे हर बार जेएनयू के आम छात्र इसमें घसीटे जाते हैं। हमने हमारे जो जनरल सेक्रेटरी जो इसी बार चुन के आया, उनके द्वारा इस तमाम नारेबाजी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था। वही मतलब लाइमलाइट का चेहरा वही थे। इस देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं, उनके समर्थन में आप नारेबाजी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हेडमा का एनकाउंटर हुआ, उसके समर्थन में आप नारेबाजी करते हैं। बसवा राजू को मारा गया, उसके समर्थन में आप नारेबाजी करते हैं। अफजल को जब फांसी हुई तब भी आपने नारेबाजी की, अफजल शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो भारतीय संविधान, भारतीय कानून, भारतीय न्यायपालिका जिसके तहत इनको सजा मिल रही। देखिए एग्जैक्टली नारे किसने लगाए ये तो पुलिस जांच में निकाल लेगी, क्योंकि भाई रात का वक्त है, कौन बोल रहा है नहीं बोल रहा है हम कमेंट नहीं कर सकते कि भाई इसी ने बोला है। लेकिन वहां छात्र संघ के लोग दिख रहे हैं, यह आरोप है। वहां एसएफआई की डफली दिख रही है, यह आरोप है। वहां प्रदर्शन हुआ था, यह आरोप है। और सबसे बड़ी बात, किसी भी बात को लेकर गुस्सा है। क्या नारों की गरिमा नहीं होनी चाहिए? छात्र हो, प्रदर्शन करना करो, कब्र खोद देंगे, ये क्या चल रहा है भाई? जेएनयू में जो नारे लगे हैं उसका बचाव कोई कुछ भी कहकर कर ले, लेकिन सच यही है कि कल ही उमर खालिद और शर्जील इमाम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, और जो मोदी विरोधी इकोसिस्टम है वो सोच रहा था कि उमर खालिद जेल से बाहर आ जाएगा, शर्जील इमाम बाहर आ जाएगा। कहा है भाई तुम सोच लिए तो बाहर आ जाएगा, लेकिन उनको दिखा कि भाई उनके लेने के देने पड़ गए। सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऐसे धागे खोल दिए कि अब ये 1 साल तक बेल भी नहीं मांग सकते। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने तो बेल नहीं दी, एक तरह से यह भी कह दिया कि 1 साल दिख मत जाना, क्योंकि 1 साल बेल के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकती ये लोग। इसलिए कल से कुछ ज्यादा ही इकोसिस्टम में आग लगी हुई है, क्योंकि ये उमर खालिद और शर्जील इमाम के लिए माहौल खूब बना रहे थे।
ये लोग तो सालों से यही मॉल बना रहे हैं कि उमर और शर्जील तो बेगुनाह है, दोनों को फंसाया जा रहा है। सालों से ये लोग यही मॉल बना रहे थे कि किसी को इतने लंबे वक्त तक जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। जमानत मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार याद रहता है, देश के प्रति मौलिक कर्तव्य याद नहीं रहता है। चिकन स्नैक को काट दो ये याद रहता है, ये मौलिक अधिकार है तुम्हारा चिकन नेक्स काट देना, उसकी बात करना। सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले ने पूरे इकोसिस्टम को हिला कर रख दिया। इसलिए कह रहे हैं कि 2020 के मामले पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कहा यही जा रहा है कि आग उसी फैसले से लगी हुई थी और इसीलिए बोलते बोलते मोदी शाह की कब्र खोदने तक चले गए। आप देखिए कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को छुड़वाने के लिए इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया था। भाई, न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोरान ममदानी ने उमर खालिद के समर्थन में जो चिट्ठी लिखी थी उसको लास्ट मिनट पे वायरल कर दिया, फैसला आने के ठीक पहले। जोरान ममदानी ने तिहाड़ में बंद उमर खालिद को हाथ से लिखी एक चिट्ठी भेजी। ये चिट्ठी ममदानी ने 1 जनवरी 2026 को मेयर पद की शपथ लेने के बाद यह चिट्ठी सामने आई। लेटर में ममदानी ने उमर के लिए एकजुटता और समर्थन जताया। ममदानी ने लिखा कि डियर उमर, मैं अक्सर तुम्हारे उन शब्दों को याद करता हूं जिनमें तुमने कड़वाहट को खुद पर हावी ना होने देने की बात कही थी। तुम्हारे माता पिता से मिलकर खुशी हुई, हमें तुम्हारी चिंता है। उमर खालिद की चिंता है तुमको। अब वो जो दिल्ली दंगे में हिंदू मर गए उनकी चिंता नहीं है, वो जो मासूम लोग मर गए उनकी चिंता नहीं है तुमको। और किसकी चिंता कर रहा है वो न्यूयॉर्क का मेयर, आपको पता है? जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बेल नहीं दे सकते, प्राइमा फेसी मामला दिख रहा है। जमानत अर्जी पर सुनवाई से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने के लिए उमर खालिद के मुद्दे को अमेरिका तक खींच के ले जाया गया। लास्ट मिनट पे कैसे नोट वायरल हो गया जी? और दोनों को ऐसा दिखाया गया जैसे ये दंगे के आरोपी नहीं, बाप रे बाप, कोई मसीहा है, कोई एक्टिविस्ट है जो बेचारे प्रताड़ित हैं कि जेल में बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, भारत के टुकड़े करने की बात करने वाले इन आरोपियों का बचाव हमारे यहां कई नेता कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे सवाल उठा रहा है, कोई जेएनयू के नारों को जस्टिफाई कर रहा है। भाई, कि क्या ही हो गया अगर कह दिए कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी, तो नारा ही है, क्या हो गया इसमें? सुनिए कैसे कैसे तर्क दिए जा रहे हैं। इस तरह से नैरेटिव बनाया जा रहा है कि मोदी जी की और अमित शाह जी की कब्र खुदेगी। अरे कौन सी बड़ी बात है? इससे ज्यादा तीखे नारे हम लोग लगाते थे कैंपस में और कभी कोई नोटिस नहीं लेता था। कौन सी ऐसी बड़ी बात है अगर छात्रों ने कर दिया? जेएनयू को बनाने वाली इंदिरा जी थी और उसी कैंपस में, उसी यूनिवर्सिटी में कभी घुस नहीं पाई, कभी भाषण नहीं दे पाई। एक बार कोशिश किया, वो भी असफल रहा। न्यायालय का तो सम्मान ही, चाहे आप मजबूरी में करें चाहे जैसे भी करें, मजबूर सम्मान ही करना है। लेकिन भैया, एक प्रिजनर को आप अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के रूप में कब तक रखेंगे? ये हमको तो समझ में नहीं आता है कि तो चलता रहता है ना भाई। वैचारिक विरोध तो लगा रहेगा, वैचारिक विरोध तो चलता रहेगा। कभी किसी को गाली पड़ती है, कभी विपक्ष को गाली पड़ती है। कोई पप्पू यादव और उदित राज से पूछे कि इन छात्रों को तो डिफेंड कर रहे हैं, खुद लगाते हैं कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी। अगर ये नारा इतना ठीक है तो खुद भी लगाएं। खुद क्यों नहीं लगाते हैं? खुद नहीं लगा रहे हैं और दूसरों को कह रहे हैं कि लगा दिया, तो क्या ही हो गया? सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के नेता भी उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में उतर आए। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने कहा कि बतौर छात्र नेता बहुत सी गलतियां अनजाने में हो जाती हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि दिल्ली में युवाओं के मुद्दों को उठाने का मतलब देशद्रोही होना है। मैं केंद्र सरकार से अपील करूंगा कि उमर और शर्जील को माफ कर दिया जाए। आगे वे जीवन में ऐसी गलतियां कभी नहीं करेंगे जो अनजाने में शायद उनसे हो गई। इनके हिसाब से वो शर्जील इमाम बैठ के लोगों से जो कह रहा था कि चिकन स्नैक कट जाएगा तो क्या से क्या हो जाएगा, वो गलती में कह रहा था। इतना मासूम है, गलती में कह रहा था। चिकन स्नैक समझ में आता है, काट देने की बात समझ में आती है, अब बोलने में गलती हो गई। इसी तरह की बातें आरजेडी के नेता मनोज झा भी कह रहे हैं। मनोज झा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, सुनिए एक बार। इसलिए में कुछ चीजें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में राइट टू लाइफ और लिबर्टी को लेकर के महत्वपूर्ण पहलू छूट जाते हैं। व्यक्तिगत तौर पर मैं मुर्दाबाद के नारे का भी विरोधी हूँ। तो मुर्दाबाद का नारा जो कि तमाम लोग जिनका आपने जिक्र किया बहुत आहत हुए हैं, वो भी मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप अशोभनीय टिप्पणी करते हैं तो मेरे एमईए की, मेरी सरकार की चुप्पी भी मुझे आहत करती है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी से नफरत के चक्कर में कैसे इंडी और कांग्रेस के नेता इस हद तक पहुंच गए
कि पीएम मोदी की कब्र खुदने वाले नारों को पॉलिटिकल नारे और वैचारिक विरोध कहकर डिफेंड कर रहे हैं। भारत को तोड़ने के नारे लगाने के आरोप में घिरे उमर खालिद और शर्जील इमाम को भी बेगुनाह बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, उमर और शर्जील के सपोर्ट में कांग्रेस नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक पर सवाल उठा दे रहे हैं। लेकिन उमर और शर्जील इमाम को डिफेंड करने वाले नेताओं को देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या कहा। उमर और शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर अदालत ने कहा कि अभियोजन और सबूत दोनों के लिहाज से उमर, खालिद और शर्जील इमाम की स्थिति दूसरे 5 आरोपियों की तुलना में अलग है। कथित अपराधों में इन दोनों की मुख्य भूमिका रही है। इन दोनों की हिरासत की अवधि भले ही लंबी रही हो, लेकिन यह न तो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है और न ही संबंधित कानूनों के तहत लगे वैधानिक प्रतिबंधों को निष्प्रभावी करती है। पहली नजर में जो भी मटेरियल्स दिए गए हैं उसके हिसाब से इनकी एक केंद्रीय और निर्माणात्मक भूमिका रही है। प्लानिंग, मोबिलाइजेशन और स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन देने के लेवल पर इन्वॉल्वमेंट रही है इनकी, जो कि सिर्फ लोकलाइज्ड नहीं थी। 5 दूसरे आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, मोहम्मद समीर खान, शादाब अहमद और शिफाउर रहमान को जमानत मिलने से उनके खिलाफ लगे आरोपों में कोई नरमी नहीं आती। खालिद और इमाम की जमानत याचिका पर 1 साल रोक रहेगी, यानी इस मामले में संरक्षित गवाहों की गवाही पूरी हो जाएगी या इस आदेश को 1 साल पूरा हो जाएगा। इन दोनों में से जो पहले हो तब आरोपी जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जिन आरोपियों को जमानत दी उनके बारे में भी बताया कि क्यों दे रहा है, और जिनको नहीं देने लायक नहीं समझा वो आरोपी कांग्रेस नेताओं को युवा एक्टिविस्ट दिखने लगते हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट को नहीं देना तो होता तो किसी को नहीं देता, 5 को दिया ना भाई। इन 2 के मामले में दिख रहा है प्राइमा फेसी, उसको कैसे दे देगा बेल भाई। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने आ गए, कह रहे हैं कि पीएम मोदी के खिलाफ नारों को ये तो छोटी सी बात है। ये नारे अपने आप लगवाते हैं, अपने आप शोर मचवाते हैं। उन्हें 5 साल से जेल में डाला हुआ है, अब अगले 1 साल के लिए फिर उनकी ज़मानत के ऊपर भी पाबंदी लगा दी। खुद ही सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि मौलिक अधिकार है ज़मानत का, ज़मानत अपवाद है। कुछ नहीं नारे, कुछ नहीं है, ये सब हल्की बातें हैं। इन्हें चौबे प्रधानमंत्री को गाली दे दी, उसको नारा लगा दिया, गृह मंत्री को ये कर दिया। भाई क्या है, कहाँ लेके खड़े हो गए तुम देश को? बांग्लादेश की तरफ देख लो, जहां लोगों को मार रहे हैं, वहां नहीं देखोगे आप। इधर पीएम मोदी के खिलाफ जेएनयू में विवादित नारे लगे, उधर कांग्रेस ने अमेरिका और वेनेजुएला की लड़ाई में भी पीएम मोदी को घसीट लिया। कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने वेनेजुएला की तुलना भारत से कर दी, मादुरो की तुलना पीएम मोदी से की और पूछा कि हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप करके ट्रंप ले जाएंगे क्या? सुनिए इनकी बातें, सुनिए इन लोगों की। तो मैं समझता हूं कि सिर्फ टैरिफ से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और 50% लगा दें। व्यापार तो पहले से बंद है, निर्यात तो हो नहीं रहा है, हो ही नहीं सकता। तो अब सवाल है कि क्या जो वेनेजुएला में हुआ इस तरह से कुछ होगा क्या भारत में? हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप करके ट्रंप साहब ले जाएंगे क्या? आप सोच रहे कैसी बातें करते हैं ये लोग कि नरेंद्र मोदी को ट्रंप किडनैप करके ले जाएंगे। एक तरफ नरेंद्र मोदी पर ऐसे हमले और दूसरी तरफ हिंदुत्व निशाने पर। इंडी गठबंधन और उसके इकोसिस्टम की यही पहचान बनती जा रही। आप याद कीजिए उस जज का मामला जिसने तमिलनाडु में हिंदुओं के हक में फैसला दिया था कि हिंदू भक्त पहाड़ी पर जाकर दीपक जला सकते हैं। और न सिर्फ इस फैसले को तमिलनाडु की इंडी गठबंधन की सरकार ने कानून व्यवस्था का बहाना बनाकर लागू होने से रोकने की कोशिश की, बल्कि हिंदुओं के हक में फैसला देने वाले जज स्वामीनाथन के खिलाफ ये लोग महाभियोग लाने में जुट गए थे। अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा, 100 लोग करीब इंडी सांसद जो है 100, वो संसद में उन्होंने नोटिस दे दिया था जज के खिलाफ। जज को हटाने के लिए पूरा इंडी गठबंधन लग गया भाई, क्योंकि इस जज ने सिर्फ यह आदेश दे दिया कि हिंदू भक्त अपनी पुरानी परंपराओं का पालन करना चाहते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं। आप सोचिए बॉस किस लेवल पे ये लोग काम करते हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के भी सांसद थे। लोगों ने पूछा सोशल मीडिया पे कि बाला साहब ठाकरे जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते रहे, उनके बेटे की पार्टी जो है वो आज खड़ी उस जज के खिलाफ जो हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुना रहा है, और वो भी तब जो वो सही फैसला है। अब इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट का जो नया फैसला आया है उसमें सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा गया, उस पर मुहर लगाई गई। मद्रास हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पहाड़ी पर दीपम जलाने को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि दीप जलाने के मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया गया, जबकि दीप जलाना तो लंबे समय से धार्मिक परंपरा का हिस्सा रहा है। तमिलनाडु की इंडी गठबंधन की सरकार ने दीप जलाने के हिंदुओं की धार्मिक परंपरा को इस आधार पर रोकने की कोशिश की थी कि उससे कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। लेकिन आज हाईकोर्ट के फैसले से इनके सारे एजेंडे के धागे खुल गए, क्योंकि आज कोर्ट ने यह भी कह दिया कि कानून व्यवस्था का मुद्दा काल्पनिक है,
राज्य और सरकार इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो अगर ऐसा डर दिखाएगी तो यह हास्यास्पद और चौंकाने वाला है। साल में एक खास दिन पर अगर दीपक जलाने की अनुमति दी जाएगी तो इससे लॉ एंड ऑर्डर कैसे भंग हो जाएगा बॉस? यह हाईकोर्ट ने पूछा है और उस नैरेटिव की धज्जियां उड़ा दी जिसमें यह दिखाया जा रहा था कि बाप रे, एक दीपक एक दिन साल में जल गया तो बाप रे बाप, आग लग जाएगी पूरे स्टेट में। हाईकोर्ट के फैसले पर बीजेपी ने कांग्रेस और डीएमके को घेरा है। सुनिए एक बार। ये देश तुष्टीकरण की राजनीति कभी स्वीकारित नहीं करेगा और ऐसी पार्टियां जो हिंदू धर्म के खिलाफ काम करती हैं, जो अब कहती हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अभी भी उनको ये स्वीकृत नहीं हुआ। इतना बड़ा कोर्ट के जजमेंट के बाद, डिवीजन बेंच के जजमेंट के बाद, उनकी आलोचना होने के बाद डीएमके और कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। आप सोचिए इनकी पॉलिटिक्स कहां जा रही है, किस तरह की अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है। और जब इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, इस तरह की भाषा वाली पॉलिटिक्स करते हैं तो चुनाव हारते हैं और फिर उसके बाद कहेंगे कि ना एसआईआर की वजह से हारे। और जब एसआईआर की बात हो ही रही है तो अगला चैप्टर भी देख ही लीजिए। ममता पहुंच गई है कोर्ट। अखिलेश यादव यूपी में 2,89,00,000 वोटर का नाम कटने से तनाव में है। क्या खेला हुआ है यूपी बंगाल में? बीजेपी के ऐप से चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है क्या? ममता बनर्जी ने घबराहट में अपना ही नुकसान कैसे कर डाला? बिहार के बाद महाराष्ट्र